नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में लखनऊ पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली, जिसमें पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, प्रदेश के लाखों लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले कभी कोई सरकार दोबारा नहीं बनी और इस बार पीएम और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनी है और आने वाले 5 सालों में विकास बहुत ही तेजी से होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में वहां प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में पूरे देश के अंदर जो इतिहास नए नए बनते जा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही था, पहले कभी भी वहां दोबारा सरकार रिपीट नहीं हुई। इस बार पहली बार योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, उत्तराखंड के अंदर बनी है। देश के अनेकों राज्यों में जहां भी सरकार नहीं बनती थी वहां सरकार बन रही है। निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात हो, लगातार काम हुआ है। आने वाले 5 वर्षों में तेजी से उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 पूरा होने के बाद और राज्य की राजनीति में उठापटक का दौर खत्म होने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी फिर से सीएम बन चुके हैं और इसी के साथ में एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि ट्वीट में लिखा कि मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का पुनः दायित्व दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गजों का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड सरकार में 11 मंत्रियों के मानक के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केवल 8 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया। 3 पद खाली रहने जाने के पीछे कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह प्रयोग खास रणनीति के तहत दोबारा किया गया है और साल 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी कैबिनेट की 3 सीट खाली रखी। हालांकि नेतृत्व बदला तो कैबिनेट के सभी पद भरने पड़े। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि वर्तमान मंत्री पद के कई दावेदार हैं। यदि कैबिनेट की सभी सीटें अभी भर दी गई तो अन्य विधायकों के लिए उस तरीके से उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी और इसी के साथ में ऐसे में पार्टी के असंतोष बढ़ने का खतरा बना हुआ है। लेकिन कैबिनेट की 3 सीटों को खाली छोड़कर मुख्यमंत्री धामी ने विधायकों के लिए गुंजाइश छोड़ी है। एक दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि मंत्री के 3 पद खाली होने की वजह से पार्टी का कोई भी विधायक सीधे तौर पर नाराजगी भी नहीं दिखा पाएगा। उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका परिषद की बैठक पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि लंबे समय बाद पालिका की बोर्ड बैठक आयोजित की जा रही है। मसूरी में रुके विकास कार्यों को गति देने के लिए कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि माल रोड पर पेयजल निगम द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइन के बाद मार्ग को दुरुस्त करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है ताकि पर्यटन सीजन का इसका प्रभाव ना पड़े। देखिए, आज काफ़ी समय बाद बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया क्योंकि आचार संहिता की वजह से बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी और इसमें मुख्य तौर पे जो निर्णय लिया गया वो एक आधुनिक सफाई मशीन हम लोग पालिका परचेज करेगी, जिसकी माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में जिससे सफाई होगी और मसूरी साफ़ सुथरी इसमें काफ़ी नज़र आएगी। इसके साथ साथ माल रोड पे 9 बोलार्ड्स लगाने का पालिका सदन ने निर्णय लिया है क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट बहुत सारा माल रोड पे है और काफ़ी दिक्कतें टूरिस्ट और पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को पैदल चलने में होती है। तो इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पे बोलार्ड लगाए जाएं ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको रोकथाम करा जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बिल्स थे जो बीते कुछ दिनों पहले बसपा से नवनिर्वाचित मंगलौर विधायक सरवत करीम ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सरवत करीम के सामने ही मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहा है। मामले का पता हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं को लगा तो लक्सर में हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने आक्रोश में आ गए और उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक सरवत करीम का पुतला फूंका। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और इन लोगों का कहना है कि सरवत करीम ने ऐसे विधायक हैं जो कि विधानसभा में ठीक
से शपथ ग्रहण भी नहीं लगा पाए और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले युवकों का समर्थन किया। मंगलौर के विधायक हैं संदीप अंसारी। जनसभा हुई थी, उस जनसभा में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, तो वास्तव में दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी है और वो चाहते हैं कि इस देश को प्रदेश नहीं मानते हैं। आज भी उनका जो प्रेम है वो छलकता है पाकिस्तान के लिए। अगर उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। और ऐसी विधायक की जनसभा में ऐसा करते हुआ है, देशद्रोह बनता है वास्तव में। अगर वो उनके शासन प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हिंदू जगह में बाध्य होगा कि उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सबको विजय जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन भारत भूमि पर खड़े होकर कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहेगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नवनिर्वाचित विधायक जो अनपढ़ की श्रेणी का है, जिसमें अपनी शपथ ग्रहण भी लोकसभा में विधानसभा में नहीं ली जा सकती, उसके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के कोई शख्स नारे लगाता है और वो मूक समर्थन करता है। इसका मतलब तो यह है कि वो उसकी बात से सहमत था। अगर वो उसकी बात से सहमत नहीं था तो उसके द्वारा क्यों नहीं उसको धमकाया गया, क्यों नहीं उसके द्वारा पुलिस कोतवाली को जानकारी दी गई कि मेरी सभा में ये व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग उतनी घटिया मानसिकता को लेकर जी रहे हैं जैसे कि प्रदर्शित हो जाती है। इस प्रकार के कृत्य यदि वो किसी भी जाति या समुदाय का व्यक्ति है, भारत भूमि पर सहन नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध आज पुतला फूंका गया है और अभी एसडीएम के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को भी एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, जिसमें सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र गौलदम में पासिंग आउट परेड में 9 माह के कड़े प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु से जवान बने 506 नव आरक्षकों ने देश की रक्षा की शपथ ली। यहां आयोजित पासिंग आउट परेड में उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा समेत कुछ और लोगों ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नव आरक्षकों ने मार्च पास्ट के बाद खुद को देश के नाम समर्पित करते हुए देश रक्षा की शपथ ली। पासिंग आउट परेड के बाद एसएसबी का हिस्सा बने नए आरक्षकों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए युद्धाभ्यास, जंगल युद्ध कला समेत विभिन्न कलाओं का भी प्रदर्शन किया। ये 506 हमारे नव आरक्षी थे और इनकी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई है यहाँ पर और अभी अपने अपने जो है वाहिनियों में जाएंगे और वहाँ पर जो है ड्यूटीज़ वगैरह देंगे। अब ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई थी जिसमें एसएसबी को भी अलॉट हुए थे, 9000 के आसपास थे और सभी जगह ऑल ओवर एसएसबी में ये अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं नव आरक्षी ऑल ओवर इंडिया से और सभी का अलग अलग डेट्स में पासिंग आउट है। उसी क्रमबद्ध में हमें जो है हल्द्वानी में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने यातायात कार्यालय का शुभारंभ किया और आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर के अंदर यातायात कार्यालय अस्थायी रूप से चलाया जा रहा था, जिसको आज स्थायी रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के द्वारा सौंप दिया गया। पंकज भट्ट ने बताया कि इस कार्यालय के खुलने से लोगों को यातायात से संबंधित जानकारी या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आएगी तो उसका तत्काल ही निस्तारण यातायात विभाग के द्वारा किया जाएगा। पब्लिक द्वारा जो है लगातार हल्द्वानी की जो लोकल पब्लिक है उसके द्वारा एक ये समस्या रखी गई थी कि यहाँ से काठगोदाम जाना बहुत दूर हो जाता है और उनका समायोजन में दिक्कत आती है चालानों के, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे यातायात निरीक्षक का कार्यालय यहाँ पे आपका बहुउद्देशीय भवन में खोला गया है और इससे जो ये असुविधा थी ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। यातायात कार्यालय जो हमारा काठगोदाम खुल गया तो लोगों को चालान भुगतने में, जैमर मार्केट पे लगता था तो जैमर के चालान भुगतने में समस्या का सामना उठाना पड़ रहा था। तो इसमें इसलिए कप्तान साहब से रिक्वेस्ट की गई कि एक स्मॉल मतलब एक छोटा यातायात कार्यालय यहाँ पे खुल दिया जाए जिससे लोग यहीं पर को अपने चालान का भुगतान कर सकें। तो अभी ये नीचे जो सिंगल विंडो है वहाँ पर को जो ट्रैफिक IAF के चालान होते हैं ऑनलाइन, तो उनके चालानों का भुगतान भी अभी इसी बहुउद्देशीय भवन में सुचारू हो सकेगा। एवं जो हमारे जैमर के चालान हैं और क्रेन द्वारा जो गाड़ियाँ उठती हैं उनके चालान हैं वो अब यहीं बहुउद्देशीय भवन से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ कोर्ट के चालान के लिए लोगों को काठगोदाम यातायात कार्यालय जाना पड़ेगा। एक कहावत है कि मसूरी का मौसम और मुंबई का फैशन कब बदल जाए पता नहीं चलता। इसी कहावत को पहाड़ों की रानी मसूरी ने चरितार्थ किया है। जहां मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर बाद जमकर ओलावृष्टि होने लगी, जिससे कि मौसम की ठंडक बढ़ गई और
लोगों को एक बार फिर से अपने गर्म कपड़े निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। मसूरी में मौसम में एक बार फिर से मिजाज बदला है और हल्की बूंदाबांदी के बाद अचानक से जमकर ओलावृष्टि होने लगी और ओलावृष्टि के चलते सफेद चादर सड़कों पर बिछी नजर आई। गदरपुर में नगर पालिका प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा नगर स्थित एक पॉलिथीन के गोदाम में छापा मारा गया। सूचना मिलते ही व्यापार मंडल अध्यक्ष और कुछ बीजेपी नेता भी मौके पर पहुंच गए। व्यापार मंडल और अधिशासी के बीच में काफी नोकझोंक हुई। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अधिशासी पर आरोप लगाया कि व्यापारी की गैर मौजूदगी में गोदाम पर ताला तोड़ा गया और इसके बाद में ही व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया। हंगामे के चलते व्यापार मंडल के दबाव में नगर पालिका प्रशासन ने बिना गोदाम खुलवाए ही व्यापारियों की सहमति पर करीब 43 किलो पॉलीथीन बरामद की और मामले को रफा दफा करते हुए 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और भविष्य में पॉलीथीन का कार्य न करने की चेतावनी दी। जो गोडाउन का मालिक है उसी के जो है यहाँ पर वेट चल रहा है और उसके आने पर यह खुलेगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। इनको लेकर संयुक्त छापेमारी तहसील प्रशासन द्वारा नगरपालिका प्रशासन द्वारा की गई है। हमारे एक व्यापारी का एक गोडाउन था, वो मौके पे मौजूद नहीं है। गोडाउन उनका बंद था तो इसको ताला तोड़ने का प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि ताला हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। फिर अब सहमति इस बात पे बनी कि भी ये चालान काटेंगे। चालान कटवाने के लिए हमारा व्यापारी तैयार हो गए हैं। वो इस समय मौके पे मौजूद नहीं, कहीं बाहर हैं। मैं भी इत्तेफाक से बाहर था, मैं भी बिल्कुल अभी पहुंचा हूं। तो ईओ साहब से मेरी बात हुई है और अपना तहसील प्रशासन से जो आए हुए उनसे मेरी बात हुई है। तो आपस में मामला सुलझा लिया गया है। एक चालान काट दिया जा रहा है। जो भी चालान कटेगा वो व्यापारी हमारा उस चालान को भरने को तैयार है। चालान तो अभी किस नाम से काटेंगे, वो जो व्यापारी की दुकान है व्यापारी के नाम से ही कटेगा। तो जो भी चालान कटेगा प्रशासन द्वारा वो व्यापारी हमारा भरने को तैयार। अल्मोड़ा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अल्मोड़ा के हवालबाग में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी वंदना सिंह ने किया। विवेकानंद संस्थान पर्वतीय क्षेत्र की कृषि को बढ़ावा देने के लिए बीजों को तैयार किया गया है और कृषि मेले में प्रदेश भर के किसानों द्वारा भागीदारी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मेलों से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और किसानों को प्रोत्साहन के साथ ही फसलों की जानकारी मिलती है, जिससे कि किसानों को लाभ मिलता है। आज विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से जनपद के किसानों के लिए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्य जनपदों के भी जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और उद्यानिकी में अच्छा कार्य किया है और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ सफलता की कहानियां उन्होंने स्थापित की हैं, उनको यहाँ अपने अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो जनपद के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कृषि की जो नवीन तकनीकें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के कितने भी दावे करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि लगातार परिवहन निगम की बसों में कमी की जा रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 में 5 मार्च तक कोई नई बस रोडवेज में संचालन हेतु शामिल नहीं की गई है, जिसके कारण यात्री 10 वर्षों से भी पुरानी बसों में यात्रा करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड रोडवेज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के दावे करता है, लेकिन जब हमने इसकी वास्तविकता पता करने की कोशिश की और हमने पूछा कि कितनी पुरानी बसें संचालित हैं और कितनी नई बसें हैं शामिल की गई हैं, कितनी हटाई गई हैं, तो उससे चौंकाने वाले जो है आंकड़े सामने आए हैं। जैसे पहली बात ये कि 10 वर्षों से पुरानी 29 बसें जो हैं अभी भी यात्री उसमें यात्रा करने को मजबूर हैं। इसके अलावा जो है 326 बसें संचालन से बाहर की गई 1 जनवरी 2020 से लेके अब तक 5 मार्च 2022 तक इन्होंने सूचना दी है। और जो शामिल की गई
वो सिर्फ 191 बसें शामिल की गई। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े से 135 बसें गायब हो गई, 135 बसें कम हो गई, जबकि बढ़नी चाहिए थी। सारे यात्री बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, सुविधाएं आपको बढ़ानी है तो बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन उसमें जो है वो बाहर हुई। और बड़े आश्चर्यजनक बात यह है कि 2020 मॉडल की तो ये 191 बसें ली गई, लेकिन 2021 और 22 मॉडल की एज की भी बस जो है बेड़े में शामिल नहीं की गई। मुनिकीरेती थाना अंतर्गत पुलिस और एसओजी की टीम ने एक युवक के कब्जे से 1 किलो चरस पकड़ी है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में भी पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार की सुबह ब्रह्मानंद मोड़ के पास में पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इस दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिया, जिससे चेकिंग के लिए रोका गया तो वो हड़बड़ा गया। शक होने पर पुलिस ने युवक की तलाशी ली। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से चरस बरामद हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि आरोपी की पहचान डबल सिंह राणा निवासी घनसाली जनपद टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। आरोपी चरस कहां से ला रहा था और कहां पर सप्लाई करनी थी, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पर्वतीय जनपदों में पलायन पर अंकुश लगाने और रोजगार परक योजना से पलायन कर रहे ग्रामीणों को जोड़ने के उद्देश्य से पिछले साल पलायन आयोग रिपोर्ट के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में 78 राजस्व गांव, जिसमें से 50% लोग पलायन कर चुके हैं और उन गांवों में सरकार की पलायन रोकथाम योजना के तहत 50 गांव में विभिन्न रोजगार परक योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। शेष 28 गांव में इन योजना के तहत जोड़ने का खाका तैयार करने की कवायद में जिला प्रशासन जुट चुका है, ताकि सरकारी योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके। जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें 78 गांव राजस्व ग्राम हमारे ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पे 50% से अधिक पलायन के कारण जनसंख्या प्रभावित हुई है। शासन द्वारा विगत 3 वर्षों से पलायन रोकथाम के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021 और 21-22 में हम इन 78 में से 50 गाँवों के प्रस्ताव भेज चुके हैं और शासन की स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। इसके अंतिम चरण में वर्ष 22-23 के लिए 28 जो शेष राजस्व ग्राम हैं उनके प्रस्तावों पर आज जिले स्तर से उसको अंतिम किया जा रहा है और 2 दिन के बाद। उत्तराखंड की दिव्यता और भव्यता से बिग बी हमेशा से प्रभावित रहे हैं। यही वजह है कि वो एक बार फिर से उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो उत्तराखंड आए हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन शुक्रवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। बिग बी को देखने के लिए यहां फैंस का तांता लग गया। इस दौरान उनके लिए बेहद कड़ी सुरक्षा रही। मिली जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन नरेंद्र नगर आनंदा होटल में रुके हैं। अमिताभ बच्चन के उत्तराखंड पहुंचने की खबर मिलने से यहां उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन यहां किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे हैं। वो चार्टर प्लेन से वहां पर पहुंचे। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सूत मिल क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति को छोटी बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि सूत मिल क्षेत्र में पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी गई और जिसके आधार पर आरोपी सदानंद पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं जसपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक NK बचकोटी ने बताया कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। ये सूतमिल के रहने वाले इन्होंने अपनी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। तो इसके संबंध में हमने जो है एक सदानंद को, जो कि सूतमिल के रहने वाले, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जेल मानने लेने की समस्या पर जेल भेजा। जनरली प्रथम जांच करने पर अन्य। खानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। खानपुर थाना पुलिस की टीम ने बॉर्डर के पास दल्लावाला गांव में चेकिंग के दौरान एक कार से 50,000 नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करते हुए बताया कि लक्सर खानपुर क्षेत्र में नकली नोटों की चलने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी BS चौहान और खानपुर थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वहीं निर्देशित किया गया कि जिन क्षेत्रों में नकली नोटों का चलन हो रहा है उनको चिन्हित किया जाए।
क्षेत्र में खासकर लक्सर खानपुर क्षेत्र में लगातार नकली नोटों के चलन की कुछ शिकायतें मिल रही थी और वहाँ के जो बैंक मैनेजर द्वारा भी इस संबंध में बताया गया कि कुछ नकली नोट वहाँ जमा होने आते रहे। इस संबंध में हमारे सीओ लक्सर और एसओ खानपुर इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी कि जिन क्षेत्रों में नकली नोटों का चलन बढ़ा है चला रहे हैं उसको चिन्हित किया जाए। तो इसमें ये पता लगा कि इसमें कुर्बान नाम का एक व्यक्ति है जो इस तरीके के काम कर रहा है और नकली नोटों के चलन को बढ़ावा दे रहा है। कल जो है इसकी एक गाड़ी क्विड कार को जब रोका गया उसमें जब इसकी तलाशी ली गई तो उसमें कुछ नकली नोट बरामद हुए थे। इसके साथ इसका एक सहकर्मी जो है वो मनोज उसको भी उससे जब पूछताछ की गई इन दोनों से तो इसमें पता लगा कि इनके द्वारा ये नकली नोट का चलन इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें इनकी छपाई के लिए प्रिंटिंग मशीन वगैरह भी इससे बरामद की गई। 2 अभियुक्तों को अरेस्ट करके टोटल 50,000 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने जनता से किया अपना वादा पूरा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट तैयार करेगी। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और एक तरफ जहां पर धामी सरकार ने सत्ता की कमान संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपने वादे को निभाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की, तो वहीं विपक्ष को इसमें भी सिर्फ ध्रुवीकरण और वोट की राजनीति ही नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में मौसम का बदला हुआ मिजाज आज शुक्रवार से सामान्य होने के आसार हैं। बुधवार से पहाड़ों की चोटियों पर जहां बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, वहीं गुरुवार दोपहर से कुछ स्थानों पर मौसम ने करवट बदली तो बारिश भी हुई। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी के तौर पर मशहूर मसूरी में सुबह से धूप रही, लेकिन दोपहर में अचानक से बारिश के साथ ही ओले गिरे। उधर पहाड़ में बागवानी करने वाले किसानों को इस अचानक बदले हुए मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। वहीं पूरे प्रदेश में पिछले 2 दिनों से तापमान गिर गया है और हल्की ठंड महसूस की जा रही है। उत्तराखंड के डोली रेंज के वार्ड नंबर 15 में विकास नगर किच्छा में मनोज कुमार के घर में वन्य जीव घुस गया और जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। उन्होंने इसकी जानकारी डोली रेंजर अनिल जोशी को दी। मौके पर पहुंची डोली रेंज की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित पकड़ लिया। रेंजर अनिल जोशी ने बताया कि दुर्लभ वन्य जीव हनी ब्रेजर है, जिसका मुख्य भोजन मधुमक्खी का शहद है। ये जंगल के भटक चुका था और इसके बाद में आबादी क्षेत्र में पहुंच गया, जिसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले मिले हैं, जबकि 21 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना संक्रमण किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं संक्रमण की दर 0.44% रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 4,556 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 5,336 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरिद्वार में सबसे अधिक 10 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। देहरादून में 4, पौड़ी गढ़वाल में 3 और टिहरी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा में एक व्यक्ति संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 जिलों जिनमें कि चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। और इधर विभिन्न जिलों में 5,105 सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।